नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम के विषय में। आप लोगों का नया प्रवेश हुआ है और आप लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं, तो आपका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा उसके विषय में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि आप नोट कर सकें कि आपको कौन कौन सी पुस्तकों को खरीदना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के कुछ सामान्य निर्देशों के बारे में कि पाठ्यक्रम में सामान्य क्या बातें होंगी, उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रत्येक परीक्षा में 2-2 प्रश्न पत्र होंगे। जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो भी आपने ऐच्छिक विषय लिए हैं, जिन विषयों को 3 विषयों को आपने चुना है, जैसे आप फर्स्ट ईयर एफ के विद्यार्थी हैं तो यहाँ आपके पास में राजनीति विज्ञान, भूगोल और संस्कृत विषय है। तो इन तीनों में 2-2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। और जो आपके अनिवार्य कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, कंप्यूटर, उसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा। हम यहाँ पर संस्कृत के प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा और उसमें से आपको 36 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। सिर्फ पास होने की बात नहीं करनी हमें, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। और जब आपका प्रश्न पत्र होगा तो 3 घंटे का, सामान्य ये है कि 3 घंटे का वो प्रश्न पत्र होगा। आप किस भाषा में प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं? तो आप हिंदी या अंग्रेज़ी किसी में भी प्रश्न पत्र का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न पत्र होगा संस्कृत का वो केवल हिंदी में बनाया जाएगा। जहाँ पर श्लोक आदि होंगे वो संस्कृत में लिखे होंगे और आप उनके उत्तर हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में किसी में भी दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ये ध्यान रखिए कि यदि वहाँ पर स्पष्ट रूप से किसी प्रश्न के लिए लिखा हुआ है कि इस प्रश्न का उत्तर इस भाषा में देना है, वहाँ संस्कृत के लिए किसी एक प्रश्न में ये लिखा होगा कि इसका उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है, तो उसी प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। अन्य प्रश्नों का उत्तर आप अपनी इच्छानुसार संस्कृत में दे सकते हैं, अन्यथा हिंदी में भी दे सकते हैं। अर्थात अगर आपको लगता है कि मुझे संस्कृत में लिखना है तो आप अन्य प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दें, अन्यथा आप हिंदी में ही उनके उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जिसमें विशेष रूप से लिखा है वो 10 या 20 नंबर का एक प्रश्न आपके आएगा, क्योंकि अनुवाद भी आते हैं, उसके अनुसार प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसके अनुसार होगा। अभी हम जब विस्तृत बात करेंगे तो उसमें आपको ज्ञात हो जाएगा। तो वहाँ जहाँ प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि इसका उत्तर संस्कृत में दें, तो ही आपको संस्कृत में लिखना है। संस्कृत भाषा आपको देवनागरी लिपि में ही लिखनी है। देवनागरी लिपि आप जानते ही हैं, जिसमें हम हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि होती है। बहुत सी लिपियाँ होती हैं जिनमें हम अपनी हिंदी भाषा को लिख सकते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर जो भाषा लिखी जाती है कि इंग्लिश में हम हिंदी लिखते हैं, तो उस तरह से नहीं लिखना है, देवनागरी लिपि में ही लिखना है। क्या पूछा जाएगा? तो जो भी पुस्तकें आपके चलती हैं उनके अनुवाद श्लोकों के, उनकी व्याख्या और उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न छोटे भी होंगे और प्रश्न बड़े भी होंगे। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10% अंक, मतलब 100 में से 10 नंबर का प्रश्न संस्कृत भाषा में आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। जो अ भाग होगा वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों का होगा, छोटे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। और जो ब भाग होगा वह निबंधात्मक प्रश्नों का होगा। अ भाग में 15 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। तो इस तरह से जो पूर्णांक होगा वो होगा उसका 30। और 70 नंबर का जो प्रश्न है वो ब भाग में पूछे जाएंगे। इस तरह से जो एक प्रश्न है वो 100 नंबर का होगा। एक प्रश्न पत्र है वो 100 नंबर का होगा और 100 नंबर के 2 प्रश्न पत्र, तो आपके 200 नंबर के एक विषय के जो प्रश्न पत्र हैं वो 200 नंबर के होंगे। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की। तो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र, उसका नाम है दृश्य और श्रव्य काव्य। तो इसमें काव्य हैं कौन से? दृश्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य में
जो देखे जा सकते हैं, श्रव्य काव्य जो सुने जा सकते हैं। जैसे कि नाटक वो दृश्य काव्य में आता है क्योंकि उसका मंचन किया जा सकता है मंच पर, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया है दृश्य और श्रव्य काव्य। अब इसमें कौन कौन सी पुस्तकें आपके प्रश्न पत्र में होंगी, तो इसमें जो पुस्तकें हैं वो है स्वप्न वासवदत्तम। ये भास का लिखा हुआ नाटक है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल सा सुंदर सा नाटक है। नीति शतकम भर्तृहरि का ये ग्रंथ है जिसमें नीति के 100 श्लोकों का संग्रह है और बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरणों से नीति की बातों को इसमें बताया गया है। रघुवंशम कालिदास का जो महाकाव्य है, आपको ज्ञात ही होगा, उसका केवल प्रथम सर्ग आपके कोर्स में यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ अनुवाद पूछे जाएंगे संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में। संस्कृत से हिंदी में कोई 5 वाक्य पूछे जाएंगे और हिंदी से संस्कृत में भी कोई 5 वाक्य पूछे जाएंगे। 10 वाक्य दिए जाएंगे और उनमें से कोई 5 वाक्य आपको करने होंगे। स्वप्न वासवदत्तम 25 अंक का है, नीति शतकम 30 अंक का है, रघुवंशम 25 अंक का है और अनुवाद दोनों 10-10 अंक के हैं। तो इस तरह से ये आपका जो प्रश्न पत्र है वो 50 और 50 100 अंक का पूरा प्रश्न पत्र आपका हो जाएगा। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और हम ये बात कर ही चुके हैं कि छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, अनुवाद, व्याख्या और 2-2 नंबर के छोटे प्रश्न होंगे और बड़े प्रश्न होंगे। और विस्तार से हम इसको समझें कि किस तरह से पूछा जाएगा, तो स्वप्न वासवदत्तम में लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं वो 5 पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे और निबंधात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जो 15 अंक के होंगे। तो इस तरह से 10 और 15 मिलाकर के 25 प्रश्न यहाँ पर होंगे। निबंधात्मक प्रश्नों का तात्पर्य उसमें व्याख्या भी आ जाएगी और उसमें प्रश्न भी आ जाएंगे। नीति शतकम में भी लघुत्तरात्मक प्रश्न 5 होंगे 10 अंक के, निबंधात्मक प्रश्न 2 होंगे और वो 20 अंक के होंगे, अर्थात 10-10 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से ये 30 अंक का होगा। रघुवंशम में भी लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं वो 5 होंगे और उनके अंक हैं 10, 2-2 अंक का एक प्रश्न, और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो 2 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर पुनः जो इनका अंक विभाजन है वो 15 है। फिर अनुवाद हम देख ही चुके हैं कि अनुवाद 10 अंक के होंगे हिंदी से संस्कृत में और 10 अंक के होंगे संस्कृत से हिंदी में। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के लिए एक आवश्यक बात यह है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और लेकिन उनमें जो प्रश्न होंगे वहाँ पर आपको अथवा करके आपको विकल्प दिए जाएंगे। जैसे यदि 2 श्लोकों का अनुवाद या व्याख्या पूछी जाएगी तो 4 श्लोक वहाँ दिए जाएंगे। अगर 5 वाक्य का अनुवाद पूछा जाएगा तो 10 वाक्य वहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही विकल्प आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। स्वप्न वासवदत्तम, नीति शतकम, रघुवंशम, किस तरह से इनका अंक का विभाजन है, इनका विस्तृत विभाजन भी यहाँ पर आपको मैंने दे दिया है। आप इसको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र है वह है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य एवं व्याकरण। ये हमारा दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा। इसके अंतर्गत हमारे क्या आएगा, पहला भारतीय संस्कृति के तत्व, तो इसमें भी उसी तरह से लघुत्तरात्मक निबंधात्मक प्रश्न होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति के तत्व के जो मुख्य विषय हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति का विषय, उसकी पृष्ठभूमि और विशेषताएं पूछी जाएंगी कि भारतीय संस्कृति है क्या, इसके विषय में उसकी एक पृष्ठभूमि पूछी जाएगी कि किस तरह से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है और क्या भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। फिर भारतीय संस्कृति के विकास की रूपरेखा पूछी जाएगी काल के अनुसार। काल का विभाजन इसमें किया गया है पूर्व वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हर काल के अनुसार भारतीय संस्कृति की क्या स्थिति रही, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह की स्थिति यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। फिर प्राचीन काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में पूछा जाएगा। वर्ण, आश्रम और संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कारों के विषय में पूछा जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति में जो वर्ण विभाजन हुआ है, वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ है,
उसके विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 4 आश्रम बताए गए हैं उनके विषय में पूछा जाएगा, और जो 16 संस्कार हम जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे धर्म में माने जाते हैं, हमारी संस्कृति में माने जाते हैं, उनके विषय में पूछा जाएगा। अगला जो विषय है वो है शिक्षा। तो शिक्षा व्यवस्था को वैदिक काल से लेकर के 7वीं शताब्दी तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके विषय में पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है लेखन कला की उत्पत्ति, कि लेखन कला किस प्रकार से उत्पन्न हुई, कैसे आगे बढ़ी, इसके विषय में पूछा जाएगा। फिर भारतीय दर्शन की प्रमुख विचारधाराएं, जो प्रमुख भारतीय दर्शन हैं उनके विषय में बहुत संक्षेप में यहाँ पर पूछा जाएगा, और उसमें भी उनकी जो प्रमुख विचारधाराएं हैं जो सबसे अधिक मान्य हैं उनके विषय में पूछा जाएगा। और अंतिम भारतीय संस्कृति के तत्व का जो अंतिम विषय है वो है भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान, कि भारतीय संस्कृति ने किस प्रकार से मानव के कल्याण में योगदान दिया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर दूसरा जो यहाँ पर ग्रंथ है, दूसरी जो पुस्तक है वो किरातार्जुनीयम है, और किरातार्जुनीयम का केवल प्रथम सर्ग ही आपके पाठ्यक्रम में है। ये भारवी की रचना है और इसमें एक कथा है प्रथम सर्ग में। ये किरातार्जुनीयम जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसकी कथा के विषय में आपको बताऊंगी। बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत थोड़े से श्लोक हैं इसमें, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ये आपसे पूछी जाएगी, ये 25 अंक की होगी। और फिर जो तीसरा है वो यहाँ पर आएगा व्याकरण, और व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का भाग होगा, जिसमें आपसे संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। संज्ञा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी के नाम को, वस्तु, व्यक्ति, स्थान विशेष के नाम को, तो उससे संबंधित जो लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिए गए हैं वो पूछे जाएंगे। और संधि भी आप जानते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार की संधि हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। हो सकता है आप पहले इनके बारे में कुछ पढ़ कर के आए हों, यहाँ पर थोड़ा सा हम और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। ये 4 जो लघु सिद्धांत कौमुदी के भाग यहाँ किए गए हैं, ये चारों भाग 10, 10, 10 और 5 अंकों से कुल मिलाकर के 35 अंक के होते हैं। 10 अंक का संज्ञा प्रकरण, 10 अंक का अच संधि, अच संधि मतलब स्वर संधि, 10 अंक की हल संधि और 5 अंक की विसर्ग संधि। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के 35 अंक यहाँ पर आपके होते हैं। फिर इसके बाद में जो कृत प्रत्यय हैं उनको हमें बहुत संक्षेप में समझना होगा, और उनसे किस तरह से वाक्यों का निर्माण होता है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर तव्यत, तव्य, अनियर प्रत्यय के विषय में पूछा जाएगा, यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, क्षत्रि, शानिच, कत, तवतु, तक, कत्वा, ल्यप, तुमुन, ये प्रत्यय जो मुख्य प्रत्यय हैं, जो सबसे अधिक प्रयोग में आते हैं, उन प्रत्ययों के सूत्र और वो किस प्रकार से कहाँ प्रयोग में आते हैं उनके विषय में आपसे पूछा जाएगा। अब हम देखें कि कैसे इनका विभाजन हुआ है। तो भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं उनमें से 3 प्रश्न लघुत्तरात्मक आएंगे 2-2 अंक के, जिनके पूर्णांक हो गए 6, और निबंधात्मक प्रश्न 2 आएंगे 14 अंक के, अर्थात 7-7 अंक का एक प्रश्न। तो इस तरह से ये होता है 20 अंक का। किरातार्जुनीयम में से 4 प्रश्न लघुत्तरात्मक आएंगे 2-2 अंक के, 8 अंक, निबंधात्मक 2 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्नों का तात्पर्य ध्यान रखिए कि प्रश्न का तात्पर्य, उसमें अनुवाद, व्याख्या और उस ग्रंथ के संबंध में कोई भी प्रश्न हो सकता है, लेखक के संबंध में हो सकता है, पुस्तक के विषय में हो सकता है, पात्रों के चरित्र के विषय में हो सकता है। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब हम और चर्चा करेंगे। तो उन सभी को इन्होंने यहाँ पर प्रश्न कहा है, निबंधात्मक प्रश्न कहा है, तो वो यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से वो कुल मिलाकर के 2 प्रश्न 17 अंक के और 8 अंक के पहले, तो 25 अंक का किरातार्जुनीयम होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम बात कर ही चुके हैं कि ये 35 अंक का होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें 5 पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे तो 10 अंक का होगा। निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 1 प्रश्न होगा, एक ही प्रश्न में विभाजन होगा, संधियों का अलग होगा, संज्ञा प्रकरण का अलग होगा, और ये कुल मिलाकर के 25 अंक का होगा। तो 10 और 25 मिलाकर के 35 अंक का प्रश्न यहाँ पर इस लघु सिद्धांत कौमुदी में से पूछा जाएगा। कृत प्रत्यय के 3 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, 6 अंक। निबंधात्मक प्रश्न 7 होंगे, और इसमें ये भी 2-2 अंक के होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 20 अंक के कृत प्रत्यय होंगे। तो ये हमारा कुल मिलाकर के 100 अंक का प्रश्न
होता है। फिर इसमें वही बात कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, प्रश्नों के अंदर विकल्प आ जाएंगे, अथवा करके दे दिया जाएगा वहाँ पर। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है कि आपको कोई मुश्किल आए कि 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछा, किसी एक का उत्तर पूछ लिया, 2 विषयों पर टिप्पणी पूछी, उसमें से किसी एक का उत्तर पूछा। इस तरह से जो विभाजन किया जाता है तो जो प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान प्रश्न पत्र होता है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में भी आप देखिए कि 2-2 अंक के 5 जो लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो संज्ञा प्रकरण में 4 सूत्र पूछे जाएंगे, किसी 2 सूत्रों की उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। और अच संधि में भी 4 सूत्र पूछे जाएंगे, 2 की उदाहरण के साथ व्याख्या करनी होगी, 2 अंक के होंगे। 4 शब्द सिद्धि पूछी जाएगी, जिनमें से 2 को आपको वहाँ पर सूत्र बताते हुए उसकी सिद्धि करनी होगी। हल संधि में भी इसी तरह से 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न और व्याख्या पूछी जाएगी, 4 शब्द सिद्धि में से 2 शब्द सिद्धि करनी होगी, यही विसर्ग संधि में होगा। और इसी तरह से कृत प्रत्यय में भी जो 2-2 अंक के 3 प्रश्न आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे और 4 वाक्यों का निर्माण वहाँ पर आपको प्रत्यय बताते हुए बताना होगा। इस तरह से यहाँ पर इनको बांटा गया है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपके जो पुस्तकें हैं, अब हम एक बार बात कर लें कि आपको कौन कौन सी पुस्तकों को इनमें से खरीदना होगा, कौन कौन सी पुस्तकें आपको लेनी हैं। तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो पुस्तक लेनी है वो है स्वप्न वासव दत्तम, नीति शतकम, रघुवंशम का केवल प्रथम सर्ग, पूरा रघुवंशम नहीं लेना है, केवल प्रथम सर्ग आपको लेना है। ये 3 पुस्तकें आपको खरीदनी हैं, या मैं आपको ऑनलाइन भी ये पुस्तकें भेजती रहूँगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपको ये 3 पुस्तकें चाहिए। व्याकरण अनुवाद इसमें हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे, उसके लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति के तत्व के लिए हमें, आप चाहें तो आप पुस्तक खरीद सकते हैं, अन्यथा यहाँ जो हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे उसके नोट्स से भी आप तैयार कर सकते हैं। किरातार्जुनीयम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक हैं जिसमें श्लोक हैं जिनका अर्थ करना है, यदि वो पुस्तक सामने होती है तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। किरातार्जुनीयम भी एक बड़ा महाकाव्य है, तो ध्यान रखिए पूरा महाकाव्य नहीं खरीदना है, केवल प्रथम सर्ग आपको खरीदना है। और व्याकरण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी चलती है, उसके लिए कोई पुस्तक आपको नहीं खरीदनी है। मैं आपको ये सिद्धियाँ सारी करवाऊँगी, तो आपको उसके लिए किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी। कृत प्रत्यय के लिए भी आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी। तो मुख्य रूप से जो पुस्तकें आपके पास में होनी चाहिए, जिनके होने से आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी, वो पुस्तकें हैं स्वप्न वासव दत्तम, नीति शतकम, रघुवंशम और किरातार्जुनीयम। ये पुस्तकें अगर आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेरे पास ऑनलाइन ये पुस्तकें अवेलेबल होंगी, तो मैं आपको पूरी पुस्तक भी एक साथ भेज दूंगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ख़रीदने में इस समय समस्या हो रही है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे साथ में मैं जो आपको भेजूंगी आप उसको संभाल करके रख लीजिए, और इस तरह से हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। संस्कृत एक बहुत ही रुचिकर विषय है, आपको पढ़ कर के लगेगा कि आपको इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे संस्कृत विषय पर। किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं है, हमें उसको आनंद के साथ उस कार्य में आगे बढ़ना है। और संस्कृत इसका एक बहुत ही विशेष उदाहरण है कि यदि हम इससे डरेंगे तो हम पार नहीं पा सकते, लेकिन अगर हम आनंद के साथ इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो ये न सिर्फ हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा करके जाएगा, बहुत सारे ज्ञान हमको संस्कृत से प्राप्त होंगे, इसके साथ ही हम बहुत अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा भी पास कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।